नहीं एक बार मैंने ना छोड़ो यार, नहीं तो मैं आज 6-7 छोड़े यार, तो कोई और भी कल मैंने लास्ट टॉपिक खत्म हो गया था आपका ध्रुवित गोले के कारण बाह्य बिंदु अंदर और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र एवं विभव, वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत गोला। एक समान विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत गोला। ठीक है, ये आपका कोई परावैद्युत गोला है, इसमें आपने जेड अक्ष के अनुदिश जेड अक्ष के अनुदिश E0 बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया। ठीक है, परावैद्युत गोले में जेड अक्ष के अनुदिश E0 बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, तो इससे क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र कहां से कहां तक होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो परावैद्युत गोले के अंदर जितने भी अणु परमाणु होंगे उनका संपूर्ण ऋणावेश किधर केंद्रित हो जाएगा, निचले गोलार्ध में, क्योंकि नीचे क्या है, पॉजिटिव, और ऊपर क्या है, नेगेटिव। ऊपरी आधे गोले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनावेश केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा गई हूँ कि परावैद्युत गोले में क्या है, पहले तो सभी अणु परमाणुओं में धनावेश क्या है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अव्यवस्थित रूप में है। ठीक है, अब जैसे ही आप उसमें विद्युत क्षेत्र लगाएंगे इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सभी नेगेटिव कहाँ जाएंगे, नीचे, और सभी पॉजिटिव ऊपर। तो इस तरीके की सिचुएशन होगी, सभी नेगेटिव नीचे और पॉजिटिव ऊपर। ठीक है, तो जब गोला ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर सब में क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, सब में पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और नीचे क्या है, नेगेटिव, और बीच में क्या है, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में आवेश कैसा होगा, 0 होगा। संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर होगा, ऊपरी गोलार्ध धनावेशित और निचला गोलार्ध ऋणावेशित। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर पहले अणु कैसे थे, अव्यवस्थित थे पराविद्युत गोले के अंदर। उसके बाद क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में रखने पर सबका ध्रुवण हो जाता है, और ध्रुवण कौन सी दिशा में हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, सबका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा। ठीक है, तो अंदर क्या है, ध्रुवण जो प्रेरित होगा उसकी दिशा क्या होगी, आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब किसी परावैद्युत गोले को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी अणुओं में ध्रुवण प्रेरित हो जाता है, और ध्रुवण की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो आप ध्रुवण P की दिशा क्या ले सकते हैं, ठीक है, सभी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो जेड अक्ष की दिशा में ही है, तो ध्रुवण प्रेरित हो जाता है। अब ध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र प्रेरित होगा, और विद्युत क्षेत्र क्या प्रेरित होगा परावैद्युत गोले के अंदर, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम, ईपी से। ठीक है, ई नॉट है आपका आरोपित विद्युत क्षेत्र, और ईपी क्या है आपका प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ईपी इज इक्वल टू -P/3ε0। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि परावैद्युत गोले को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत गोला कैसा हो जाता है, एक ध्रुवित गोला बन जाता है, क्योंकि सभी अणुओं में क्या है, ध्रुवण हो रहा है। तो ध्रुवण के कारण एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर परावैद्युत गोला एक ध्रुवित गोले के समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो ध्रुवण की दिशा तो आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत
की दिशा में होती है और प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ये माइनस जेड एक्सिस में है और ये जेड एक्सिस में है। किसी परावैद्युत गोले को आर त्रिज्या के परावैद्युत गोले को जेड अक्ष के अनुदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नॉट में रखने पर परावैद्युत गोले में ध्रुवण ई वेक्टर आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रेरित हो जाता है। ई वेक्टर की दिशा कहाँ है? ई नॉट वेक्टर की दिशा में। आरोपित विद्युत क्षेत्र ई नॉट वेक्टर की दिशा में प्रेरित हो जाता है। जिससे क्या होगा? गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है जिसकी दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई नॉट वेक्टर के क्या है? विपरीत है। ई नॉट वेक्टर के विपरीत है। ठीक है, अब आपको निकालना है इस परावैद्युत गोले के अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो फर्स्ट हम निकालते हैं परावैद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। जब परावैद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो अंदर विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र प्लस प्रेरित विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई वेक्टर ई नॉट वेक्टर बाह्य विद्युत क्षेत्र प्लस प्रेरित विद्युत क्षेत्र। अब ई नॉट वेक्टर और ईपी वेक्टर दोनों की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ईपी की दिशा ये है माइनस जेड में और ई नॉट की दिशा क्या है? प्लस जेड एक्सिस में। तो आप इसको ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ई नॉट प्लस माइनस आएगा, माइनस जो है ना माइनस पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इसी चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि इसकी दिशा ध्रुवण पी के विपरीत है। तो ये हो जाएगा माइनस पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है पी ध्रुवण पी इज इक्वल टू कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट जाई ई होता है कि नहीं? ध्रुवण पी एप्सिलॉन नॉट जाई के इक्वल होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आरोपित विद्युत क्षेत्र माइनस एप्सिलॉन नॉट जाई ई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इधर भी ई है और इधर भी ई है, तो आप इसमें से इधर ले जाके इसको कॉमन ले सकते हैं। ई वेक्टर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट जाई, इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस जाई 3 जो है वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस जाई बाई 3 इक्वल्स इधर के क्या बचेगा? ई नॉट वेक्टर। ठीक है, और लिख सकते हैं इसको आगे ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई नॉट वेक्टर बाई 1 प्लस जाई बाई 3। ठीक है, और यदि मैं इसका एलसीएम लेके 3 प्लस जाई बाई 3 लिख सकती हूँ और वो 3 कहाँ जाएगा? ऊपर, इसको इधर लिख लिया तो ये हो गया 3 प्लस जाई। ठीक है इतना। और विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक में क्या संबंध होता है? जाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1, ये भी तो बताया है आपको। तो और क्या लिख सकते हैं इसको?
3E0 xi इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस 1। तो 3 प्लस एप्सिलॉन r माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस एप्सिलॉन r। ये है आपका परावैद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। En इज इक्वल टू कितना हो रहा है 3E0 बाई 2 प्लस एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r यहाँ पर परावैद्युत गोले की लिए परावैद्युतांक का मान है। कुछ भी बोल लो, बोलना थोड़ी एग्जाम में लिखना है। जाई बोलो, काई बोलो, वैसे वर्ड तो यही होता है। कुछ लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, या तो सब लिख लो या कोई मत लिखो। नोट्स नहीं है तुम्हारे पास? क्यों सर से नहीं लिए नोट्स? फीस जमा नहीं है तो फिर क्यों नहीं मेरे नोट्स? मिटा दूं? ऊपर का मिटा रही हूँ। देखो यहाँ पर परावैद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आया है 3E0 बाई 2 प्लस एप्सिलॉन r। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? बाह्य विद्युत क्षेत्र और उस परावैद्युत गोले के परावैद्युतांक पर। अब किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए एप्सिलॉन r का मान क्या है? ग्रेटर देन 1 होगा। चूंकि परावैद्युत माध्यम के लिए एप्सिलॉन r क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो नीचे जब ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी तो ऑफकोर्स 3 से तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ई इनका वैल्यू क्या होगा? लेस देन होगा E0 से। ठीक है, तो परावैद्युत गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र से कैसा होगा? हमेशा कम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है प्रेरित विद्युत क्षेत्र और ये है आरोपित विद्युत क्षेत्र। दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा टोटल, उसका वैल्यू क्या होगा? आरोपित विद्युत क्षेत्र से कम होगा। तो कम होने पर नेट किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ ही। अब ये मान आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई जो लास्ट वाली है। ठीक है, ध्रुवण यहाँ लिख लो, ध्रुवण P इज इक्वल टू गोले के अंदर ध्रुवण कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई इन। ठीक है, तो यहाँ से मान रख दो, P इन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट जाई 3E0 बाई 2 प्लस एप्सिलॉन r। ठीक है, और जाई इज इक्वल टू कितना होता है? एप्सिलॉन r माइनस 1। तो 3E0 एप्सिलॉन नॉट, जाई को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन r माइनस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन r प्लस 2। इस तरीके से ये हो गया आपका गोले के अंदर ध्रुवण, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब निकालेंगे गोले के परावैद्युत गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। देखिए, परावैद्युत गोले के बाहर किसी बिंदु P पर, जो कि इसके केंद्र से r थीटा स्थिति पर है, ठीक है, उस पर यदि हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो अब देखिए, जब इसको हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो परावैद्युत गोला किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? एक ध्रुवित गोले की तरह। ठीक है, तो ध्रुवित गोले की तरह व्यवहार कर रहा है
अब बाह्य बिंदु P पर, किसी बाह्य बिंदु P पर यदि हम इसका जो कि r थीटा स्थिति पर है, उस पर यदि मैं इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है और थीटा एंगल पर है, तो उस पर यदि विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ध्रुवित गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं ना, क्योंकि और ध्रुवित गोले के लिए मैं पहले ही निकलवाया हुआ है आपको कल। परावैद्युत गोले के बाहर बिंदु P r थीटा पर विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ध्रुवित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ई नॉट तो आरोपित विद्युत क्षेत्र है और ये ध्रुवित गोले के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ई ध्रुवित गोले का विद्युत क्षेत्र पहले बताया हुआ है, कितना था, आर क्यू पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 2 कॉस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप, कल बताया था, परसों मतलब भूल गए पर एक दिन में तो यही था क्या, आर क्यू पी 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 2 कॉस थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। पेज पलटने का भी कष्ट नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हैं। किसी ने तो लिखा था, सकल क्या देख रहे हैं, नहीं लिखा, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस टू आर क्यू पी कॉस थीटा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप प्लस आर क्यू पी साइन थीटा 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर थीटा कैप। ये 2-3 दिन और उसके बाद यूनिट 4, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ईएमटी वाला पेपर तो आपका छोटा ही है, वो बाकी 2 बड़े हैं, मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा लंबा है। इसमें से सभी को चैप्टर में से डेरिवेशन भी आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, इस तरीके से आता है क्वेश्चन। जैसे यूनिट स्टार्ट होगी आपकी, कोई भी पहले एक क्वेश्चन होगा, उसका दूसरा क्वेश्चन भी होगा, ऑप्शन होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, मोस्टली ऐसे होता है, जिसमें यहाँ पर ये तो बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा होता है, जैसे ये 4 नंबर का हो गया, 2 का हो गया, या फिर दोनों 3-3 के हो जाएंगे। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, वो तुम सोचना। 9 नंबर चाहिए, तो 9 नंबर की तैयारी करेंगे अब। टोटल ऐसे होता है 34, 33 एंड 33, कितने हो गए, 100 हो गए ना, 100 हो गए ना। तो एक पेपर 34 का होता है, बाकी 2 33 के होते हैं। फिर मतलब आप ऐसी बीएससी कर लेते हैं जिसमें आपके 50% बन जाते हैं, तो उसका फायदा भी क्या रहता है, आप कोई एग्जाम नहीं दे सकते ना, मिनिमम 55 चाहिए होते हैं, कितने चाहिए होते हैं, 40-30% बना के बीएससी करने का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, थर्ड ईयर में बनाएंगे, आर की पावर 3 है, यहाँ आर क्यू है, देखो ऑनलाइन पढ़ने वाले ध्यान दे रहे हैं।
अब इसमें P का वैल्यू एक स्टेप और बढ़ा दिया, P का वैल्यू रख दिया यहाँ से, ये वाला है ना P का वैल्यू, लिखूं इसको, तुम लिख लो अपनी कॉपी में, P का वैल्यू रख दो यहाँ से। cos थीटा आर कैप, ठीक है, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो रहा है, एक चीज ही कैंसिल होगी बस, ठीक है, और 3 भी कैंसिल हो रहा है, 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर क्यू पी बाई आर क्यू ई नॉट साइन थीटा, थीटा कैप, 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल किया है, पी का मान रखा है, क्या साइन, इसमें नहीं है पी, ये पी है ना सही दोनों में, क्या बोल रहे हैं, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोले जा रहे हैं, यहाँ भी रखा है तो रख तो दिया, 3 एप्सिलॉन नॉट से ये 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बचेगा, कैपिटल आर क्यू और नीचे स्मॉल आर क्यू साइन थीटा, थीटा कैप, एप्सिलॉन आर, अच्छा ई नॉट साइन थीटा, थीटा कैप, हटा दूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत माध्यम में स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। परावैद्युत माध्यम में स्थित, अभी जो मैंने आपको बताया एक ध्रुवित गोले के अंदर बाहर सतह पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र, दूसरा ये बताया परावैद्युत गोले के अंदर व बाहर विद्युत क्षेत्र, तीसरा ये है परावैद्युत माध्यम में स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तीनों में से कोई ना कोई एक तो पूछ आ ही जाता है एग्जाम में, आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आपने क्या किया, अभी तक आपने पढ़ा था कि परावैद्युत माध्यम में अब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसके अणु क्या है, ध्रुवित हो जाते हैं, ठीक है, और ध्रुवण की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होती है और प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई परावैद्युत माध्यम है जिसमें अणुओं के धनावेश ऋणावेश अव्यवस्थित रूप से है, ठीक है, अब आपने बीच में क्या किया,
एक प्लस क्यू आवेश रख दिया, तो इस प्लस क्यू आवेश का अपना एक क्षेत्र होगा, ठीक है, इसका अपना एक क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, जिससे फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, प्लस क्यू है तो आउटसाइड होती है, ठीक है, तो इसका अपना एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र की वजह से जो परावैद्युत माध्यम के अणु हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, त्रिज्यक दिशा में ध्रुवित हो जाएंगे कि उनका नेगेटिव तो कहाँ आ जाएगा, इस धनावेश के चारों तरफ, और इनका धनावेश कहाँ आ जाएगा, इसके विपरीत, क्योंकि धनावेश क्या है इससे प्रतिकर्षित होगा, ऋणावेश क्या है आकर्षित होगा। तो जब किसी, रिजॉइन करो, क्या रिजॉइन, क्या, हाँ ये बता दिया पहले।